शुरू में स्टार्टिंग में तो था कि मैं मूवी से इंस्पायर्ड था, डिफेंस की मूवीज़ हो गई या फिर एयरक्राफ्ट्स की, फॉर एग्जांपल टॉप गन मूवी हो गई, मैं टॉम क्रूज का फ़ैन था। बच्चे एसएसबी प्रिपरेशन बाद में करते हैं, उसके मिथ उसके बारे में पहले सुन लेते हैं कि कितना हाई फाई होता है, इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग करते हैं। आप जिस भी सोर्स से हैं, मेक श्योर दैट इज़ अ ट्रस्टेड वन, कि और वो ट्रस्टेड वन आपको रिव्यूज़ पढ़ के पता चल जाता है उसके, आपको उसके उस एकेडमी या फिर उस इंस्टीट्यूट के बारे में नोटेबल एलुमनाई बेस देख के या फिर उसके सिलेक्शन कैसे है वो सब देख के आपको पता चल जाता है। अपने साथियों को हमेशा लेके चलना, दोस्तों को हमेशा साथ रखना और आगे बढ़ते रहना, कभी रुकना नहीं है। और जो भी आगे के फ्यूचर एंडेवर्स होंगे उन सबको हंसते खेलते अच्छे से, जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको डील करना। वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम मिलने वाले हैं एनडीए 151 कोर्स ऑल इंडिया रैंक 48 से। एंड टुडे आई हैव ऑन दिस शो हर्ष कटारिया ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान। लेट्स वेलकम हर्ष और जानते हैं उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी, उन्होंने कौन सी डिफिकल्टीज फेस करी, क्या रिसोर्सेज यूटिलाइज करे एंड फाइनली अब मेरिट होने के बाद में उन्हें कैसा लग रहा है, और उनके पूरे सफर के बारे में आज आपको जानकारी दूंगी, मोटिवेट करूंगी ताकि आप भी अपने अपकमिंग एनडीए एग्जाम के लिए इतने ही जोश से, इतने ही जुनून से तैयारी करने में जुट जाए। सो लेट्स वेलकम हर्ष ऑन दिस टॉक शो। थैंक यू मैम। सो हर्ष, फाइनली ऑल इंडिया रैंक 48 कैसा लग रहा है, और टॉप 50 स्टूडेंट्स में आने के बाद में जो एक एनडीए एस्पिरेंट से मेरिट इन होने वाला जो सफर होता है ना, वो एक बदलाव हो जाता है। पहले तो हम सपने देख रहे होते हैं, फिर हम तैयारी कर रहे होते हैं, फिर फाइनली अच्छा एसएसबी जाना है, देन वो रिकमेंडेशन का टैग लेना, फिर वो धुक धुक मेरे मेरिट लिस्ट में क्या होगा, एंड फाइनली स्टैंडिंग इन द टॉप 50। ऐसा सोचा था क्या, और हो गया है तो अब कैसा लग रहा है? नहीं मैम, ऐसा सोचा तो बिल्कुल नहीं था कि टॉप 50 में आ जाएंगे। पहली बात तो ये था कि हाँ, पहली बार 3 बार रिटर्न हुआ नहीं था, तो शुरू में लगता था कि रिटर्न क्लियर हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। फिर जब रिटर्न हुआ तो लगा कि एसएसबी हो जाए वो काफ़ी है। फिर जब एसएसबी भी हो गया रिकमेंड, तब लगा कि हाँ अब अच्छा है कि रिटर्न अच्छा हुआ था, एसएसबी अच्छा हुआ है, तो ठीक ठाक रैंक आ ही जाएगी। बट अंडर 50 आएगी ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि अब जब आ गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एज अ सिविलियन बैकग्राउंड कभी हुआ नहीं, हमारी फैमिली में भी कोई था नहीं, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है फॉर मी, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। राजस्थान से हैं आप, और राजस्थान में कहाँ से हैं? राजस्थान में मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अलवर से हैं। सो जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि 3 अटेम्प्ट्स आप नहीं कर पाए, चौथे अटेम्प्ट के लिए जो जज्बा था वो कहाँ से आया? बिकॉज होता क्या है ना, फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स का फेलियर होता है तो वो फिशी होते हैं, सेकंड में चाहे कि ना जाए, और सेकंड टाइम मानो रिटर्न क्लियर हो गया और एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया, अब तो मुझसे नहीं होगा, अब तो मैं नहीं आ रहा। बट दिस जोश कैसे रहा आपके मन में कि नहीं मुझे यार अटेम्प्ट्स देने हैं? तो मैम, हाँ हाँ, तो मैम थर्ड अटेम्प्ट क्लियर ना होने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि एक तो ये था कि फोर्थ मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो इट वाज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। और जब ऐसा होता है ना कि जब आपके पास लास्ट अटेम्प्ट बचता है तब आप उस पर चीज़ पे ध्यान देने लगते हो। तो मैं पहले के 3 अटेम्प्ट में भी इतना ध्यान नहीं था क्योंकि आई वाज फोकस टू 11th एंड 12th। तो 12th में, 11th मेरी वैसे कोविड में गई थी, तो 12th करने के बाद जब मैंने मेरा थर्ड अटेम्प्ट दिया तो उसमें मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद मेरे को लगा अब तो लास्ट अटेम्प्ट है, अब मेरे को सीरियस होना ही पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि इवेंचुअली फ्लाइंग में जाना वाज वन ऑफ माय ड्रीम्स, जो कि मैं कहीं 12th करते करते मैं कहीं भूलने लगा था वो चीज़ें। बट फिर जब मेरे को पता चला कि मेरा एनडीए मैं इस अटेम्प्ट के बाद मैं जा ही नहीं पाऊँगा लाइफ में, तो वो क्लिक किया मेरे चीज़ में। और फिर मेरे को एक रिग्रेट भी हुआ कि हाँ, मेरे पास 3 अटेम्प्ट्स मैंने ऐसे ही निकाल दिए हैं, मैंने मेहनत नहीं की उन चीज़ के लिए। तो इवेंचुअली ये मोटिवेशन था कि अब तो मेरे को करना ही करना है, और पेरेंट्स का भी सपना था, तो फिर वो डबल मोटिवेशन आ गया। फिर मैं सोचा कि अब तो पूरी पावर से करेंगे ही। सो फ्लाइंग वाला वो जो एक तरफ चल रहा था सारी चीज़ें, तो 3 अटेम्प्ट्स में आपको क्या लगा कि क्या कमियां रह गई थी, और फोर्थ अटेम्प्ट में उसको कैसे इम्प्रूव किया आपने? एंड फिर मुझे वो भी स्टोरी जाननी है कि भाई अल्टीमेटली एक सिविलियन बैकग्राउंड का जो लड़का है उसको फौज में जाने की ऐसी मतलब कौन सा उसको जुनून सवार था कि जो मतलब इतने सारे अटेम्प्ट्स देते गए? तो मैम, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने पहले के 3 अटेम्प्ट में क्या क्या गलतियाँ की। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम मेजर एस्पिरेंट्स का क्या होता है कि उनको सिलेबस पता होता है कि हाँ एनडीए करना है, बट एनडीए में क्या करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है वो नहीं पता होता, जो कि मेरे को नहीं पता था कि एनडीए में क्या क्या आएगा, सिलेबस कैसा है, 11th-12th में मैथ्स है वो किस लेवल की है, कि क्या क्या क्या। और बेसिकली अगर आपने सिलेबस पढ़ भी लिया
तो करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या फिर कौन सा ज़्यादा ट्रेंड में, वो जब तक आपको नहीं पता चलेगा आप फाइट नहीं कर पाओगे। पढ़ाई सब करते हैं बट जो चीज़ आ रही है उसके बारे में पढ़ाई करना, दैट इज़ व्हाट दैट मैटर्स। तो ये चीज़ सीखने में मेरे को 3 अटेम्प्ट लग गए। फिर बाद में 4th अटेम्प्ट में मैंने क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान, अब पूरा डिस्कस और फिर पूरा शेड्यूल आप जब तक नहीं बनाते हो तब तक आपको नहीं श्योर नहीं होते आप। तो वैसे ही मैं था, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में मैंने सोच लिया था, ठान लिया था कि अब तो करना ही है। तो इस मैंने प्रॉपर शेड्यूल बनाया, स्टडी प्लान बनाया और फिर मैंने डिवाइड कर लिया, सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज़ डिवाइड की। और फिर मैं कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी की है, अगर आपने थोड़ा टाइम लैप्स दे दिया या फिर आप सोचे कि आज नहीं कल पढ़ लेता हूँ, तो वो आपका देयर यू लैक मोटिवेशन, यू लैक योर मेन पर्पस, आपका मेन पर्पस लैक करते हो आप फिर आप उस चीज़ के लिए श्योर नहीं हो। तो वो चीज़ मेरे में नहीं थी क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, करना था। तो वो मैंने मेरी सीखा लास्ट अटेम्प्ट से, गलतियों से सीखा मैंने कौन कौन सी मेरे वीक पोर्शंस थे मैथ में, जीएटी में, क्योंकि साइंस और मैथ्स लेने वाला लड़के को वो जीएस कब की छोड़ चुका होता है। 9th-10th में जो जीएस पढ़ी है वो किसी को कहाँ याद रहती है। करंट अफेयर्स इतने, डेली लाइफ में क्या क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, इंटरनेशनल में क्या होता है, कितना पढ़ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें पढ़ने में टाइम लगता है और ये चीज़ें सारे सोर्सेज अगर आपको एक साथ मिलें तो उसके लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मिल भी जाए तो आपको पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, आपको कोई स्पून फीड करके तो नहीं कर रहा। तो मेरे साथ भी वही था और ऐसे इन सब गलतियों से मैंने सीखा। और बात रही मोटिवेशन की कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि प्रॉपर सिविलियन बैकग्राउंड था मेरा, दादा या फिर दादा से पहले कोई भी नहीं था, डिफेंस में नहीं था। तो शुरू में स्टार्टिंग में तो था कि मैं मूवी से इंस्पायर्ड था, डिफेंस की मूवीज़ हो गई या फिर एयरक्राफ्ट्स की, फॉर एग्जांपल टॉप गन मूवी हो गई, मैं टॉम क्रूज का फ़ैन था। तो मैंने मूवीज़ देखी तो उससे इंस्पायर हुआ। और जब मेरी फर्स्ट फ़्लाइट थी फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली, तो फिर उसमें जब ऊपर रहने का जो फील है, हवा में रहने का, फिर नीचे देखने का और अब जैसे हम बोर्ड करते हैं तो हमसे पहले पायलट्स जाते हैं एयरक्राफ्ट में, तो पायलट्स को जाते हुए देखना, तो उनके बारे में सोचना, उनकी लाइफस्टाइल का, तो वो थोड़ा मोटिवेट करता था। और पेरेंट्स का भी सपना था, ये पेरेंट्स एक्चुअली मेरे पेरेंट्स, मेरे अंकल, वो सब जाना चाहते थे डिफेंस में, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पाए। तो उन्होंने मेरे को बताया, तो हाँ मेरे को लगा या आई एम मेंट फॉर गोइंग इनटू डिफेंस, तो मेरे को मेहनत करनी चाहिए। बढ़िया। और मुझे लग रहा है अभी आपने चेक नहीं किया होगा बट एनडीए के जो मार्क्स वाली लिस्ट है ना, दैट हैज रिलीज्ड एंड मैंने अभी आपके मार्क्स चेक किए तो 459 मार्क्स यू आर स्कोरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन, प्रेटी गुड स्कोर बिकॉज और आपको पता है कट ऑफ कितनी है इस बार की? 301। They've secured a really good score. तो जो एस्पिरेंट्स अभी बोर्ड एग्जाम्स के साथ में हैं और वो अपने अपियरिंग अटेम्प्ट में, दे आर गोइंग टू गिव द अप्रैल वाला एग्जामिनेशन, ऐसे में अब ये जो बचा हुआ टाइम पीरियड है, दिस 6 months, उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है? बिकॉज 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं आपके, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम कि अभी वो क्या करें, बोर्ड्स का प्रेशर कैसे झेलें और साइमल्टेनियसली इसके ऊपर कैसे अटेम्प्ट करें? सेकेंड क्वेश्चन, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सितंबर वाला एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब उनके ऊपर प्रेशर कौन सा आएगा? एसएसबी का आएगा, राइट? अब वो बेचारे फिर कंफ्यूज होंगे कि हम एसएसबी की तैयारी करें कि बोर्ड की करें। दोनों ही कैंडिडेट्स को आप क्या राय दोगे, कैसे करना चाहिए उन्हें? हम जो फर्स्ट हमारे जो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं जो कि अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जैसे अक्टूबर एंड आ गया, मैंने मेरी पढ़ाई, मैं तो जबकि बताऊँ, मैंने मेरी डेडिकेटेड पढ़ाई पिछले साल के दिसंबर से स्टार्ट की थी। तो मैं अभी 1 नवंबर वाला, तो मैं, क्योंकि मेरे को टाइम लग गया था समझने में और स्टडी प्लान बनाने में, क्योंकि जब मैं मैथ पढ़ता था तो मैं जीएटी भूल जाता था और जीएटी पढ़ने लगता तो मेरा मैथ की कंसिस्टेंसी चली जाती। तो मेरे को दिसंबर तक तो टाइम लगा फिगर आउट करने में कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। डेडिकेटेड पढ़ाई मैंने दिसंबर से स्टार्ट की थी, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल, तो 4.5 months की मेरी डेडिकेटेड स्टडी थी, जिससे मैं 460 मार्क्स गेन कर पाया अपने रिटर्न में। तो अभी भी काफ़ी टाइम है, और अगर जो बंदा नवंबर को भी यूटिलाइज़ करे, जो कि मैं तो नहीं कर पाया था, हालांकि अभी से अगर प्लान बना के नवंबर को भी यूटिलाइज़ किया जाए तो आराम से आप 500-550 स्कोर कर सकते हो रिटर्न में। और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको। क्या है कि इतना वास्ट सिलेबस है, तो मैंने क्या किया था कि मैं पहले 5 दिन मैथ पढ़ता था, फिर आगे के 5 दिन जीएस पढ़ता था, और फिर आगे के 5 दिन फिर से मैथ। तो जब मैं मैथ पढ़ रहा हूँ तो मैं जीएस उठाता भी नहीं था, और फिर जब मैं जीएस कर रहा हूँ तो मैं मैथ नहीं उठाता। तो अगर 5-5 दिन के इंटरवल से आप पढ़ोगे तो चीज़ें रिटेन होंगी आपके दिमाग में और आप भूलोगे नहीं उनको, क्योंकि आप आफ्टर 5 days अगेन यू आर गोइंग टू स्टडी द सेम थिंग।
तो ये तो वो है कि जो आगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये चीज़ कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। स्पेशली एनडीए में इतना वास्ट सिलेबस होने के कारण आपको रिवीजन जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और मैथ्स में जितने आप क्वेश्चन कर पाओ, PYQs कर पाओ, वो आप जितने ज़्यादा कर पाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाओ, और बाकी जीएस में तो आपको रिवाइज करते रहना है। अगर आप वो कर पाओ तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। टाइम है, क्या ज़्यादातर सोचते हैं कि हाँ अब तो टाइम निकल गया, क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाइम है और आराम से क्रैक कर सकते हैं अप्रैल वाला अटेम्प्ट। और जो सेकंड कैटेगरी के जो हैं, जो अभी एसएसबी के हैं, उनका मेरा ये सजेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर एसएसबी में व्हाट हेल्प्स यू द मोस्ट इज़ न्यूज़पेपर। जो मैंने देखा है कि अगर आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ते हो तो आपकी हाफ ऑफ द एसएसबी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि आप बाकी लोगों से आप थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप पे हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी आता है, पॉइंट ऑफ व्यू आप जनरेट कर पाते हो ना, एनालिसिस दे पाते हो। हाँ, आपको एक किसी भी एक टॉपिक को आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको देखना आ जाता है कि इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या है, या फिर अलग अलग स्ट्रेटा ऑफ जो पॉपुलेशन है, या मिडिल इनकम वाले लोग हैं, लोअर इनकम, उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओवरऑल आपको देखने का नज़रिया आ जाता है न्यूज़पेपर से, तो वो आपको जीडी में काफ़ी मदद करता है। फिर चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो या दूसरों के सामने अपने पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करने हो, दोस्त आपकी बात तभी मानेंगे व्हेन यू हैव फैक्ट्स। अगर आप अपने फैक्ट्स को लेके सही हो तो या नो वन कैन डिनाई दैट, तो वो चीज़ आपको सबसे ऊपर लेके जाती है। एक न्यूज़पेपर हो गया। दूसरी चीज़, हम जानते हैं कि एसएसबी का पूरा प्रोसीजर काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, तो उसको तैयारी करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू, इनकी जितना ज़्यादा मॉक दे सके, जितना प्रैक्टिकल हम हो सकें, उतना ज़्यादा सही रहता है। जैसे मेरा तो प्रैक्टिकल हो गया था अकेडमी में, फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या मॉक इंटरव्यूज़ हो। मॉक इंटरव्यूज़ में आपको डिलीवरी देनी आ जाती है अपने सेंटेंसेस की। कोई भी ऑफिसर आपके क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप, इट्स नॉट अ कैजुअल इंटरव्यू। स्पेशली अगर आप सिविलियन बैकग्राउंड से हो तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसा होता है इंटरव्यू, तो उसमें आपको डिलीवरी क्या होनी चाहिए आपके आंसर्स की, किस लेवल पे आपको आंसर देने चाहिए, या फिर किस लेवल पे आपको ग्रिल या रोस्ट किया जाता है इंटरव्यू के प्रोसेस में। वो सारी चीज़ें जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मॉक इंटरव्यूज़ में नहीं दोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकें और जितना ज़्यादा फोकस हो सकें एसएसबी के लिए, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। वेल सेड। एंड मैं फिर एम्फसाइज करूँगी आपके 3 अटेम्प्ट्स पे। जैसे आपने बोला कि 3 अटेम्प्ट सिर्फ समझने में लग गए, एंड नाउडेज आई सी यूट्यूब मतलब ओशन ऑफ नॉलेज कह सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम बड़ा डाउट है कि कहाँ फॉलो करे, क्या करे, बिकॉज मुझे लगता है कि एक छोटे से छोटा बच्चा, 16-17 साल का बच्चा भी एनडीए के बारे में बता रहा है, और मल्टीपल लोग हैं, प्लेथोरा ऑफ चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिसगाइड भी होते हैं। कोई सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई डांस करके पढ़ा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट को राइट चॉइस करना अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि नॉलेज तो 10 जगह है, बट एम को अचीव करने के लिए द राइट रिसोर्स इज अगेन अ मस्ट, राइट? तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब और उसको खोल लेते हैं, कोई भी लेक्चर उठा के देखने लगते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को व्हाट वुड यू लाइक टू एड्रेस कि हाउ दे हैव टू, क्लैरिटी रखना है ना ऑफ थॉट कि हाउ दे हैव टू सीक फॉर द राइट गाइडेंस एंड द राइट इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ जब वो अपने अटेम्प्ट्स की बात करें, क्योंकि एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जिसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर लिमिटेड। सो लिमिटेड अटेम्प्ट्स भी हैं, गवा भी नहीं सकते हैं, चला गया तो फिर आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा अपने ग्रेजुएशन के लिए। सो इन स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं वेस्टेज कर देते हैं अपने टाइम का और अपने एज लिमिट का? मैम, इसमें मेरा ये कहना है कि अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे इंडिया में काफ़ी सारे अच्छे हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर कहीं और दूसरी जगह जाके रहना फिर पढ़ाई करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए यूट्यूब इज़ द ओनली सोर्स पढ़ाई करना, और वो काफ़ी अच्छा सोर्स भी है। बट उनको दिक्कत ये आती है कि उन्होंने एक दिन एक सोर्स से पढ़ा, फिर पढ़ते गए कि लगा हाँ ठीक है, इतने में कोई दूसरी वीडियो आ गई, वो देखा, तब उनको उसका अच्छा लग गया, फिर सोचा हाँ अब ये सही है, बट ये जो पढ़ा रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, अब क्या पढ़ें। तो उसमें मेरा ये है कि अगर आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, ही इज़ अ टीचर, वो अपना पूरा डेडिकेशन दे के आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर रहा है, तो अपनी तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, और वो हर टीचर करता ही है। तो आप जिस भी सोर्स से हैं, मेक श्योर दैट इज़ अ ट्रस्टेड वन, कि और वो ट्रस्टेड वन आपको रिव्यूज़ पढ़ के पता चल जाता है उसके, आपको उसके उस एकेडमी या फिर उस इंस्टीट्यूट के बारे में नोटेबल एलुमनाई बेस देख के, या फिर उसके सिलेक्शन कैसे है, वो सब देख के आपको पता चल जाता है। और पहली बात तो ऐसे रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च करने के बाद जो भी आपको सोर्स मिला है उस सोर्स पे आप मतलब टिके रहें, उस सोर्स पे आपको स्विच ना करें, क्योंकि इवेंचुअली आप जब एक पे रहते हैं
उसी पे कॉन्फिडेंट रह के बार बार उसी के तैयारी सभी करवा रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट सब डाल रहे हैं। मेन बात ये कि आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। जो भी यूट्यूब पे है वो सब कंटेंट दे रहे हैं, बाकी ऐसा कोई स्पून फीड करके नहीं है कि हाँ आपको मिल जाएगा, लो आपको सिलेक्शन हो गया, नथिंग लाइक दैट। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ गाइडेंस है, क्योंकि एनडीए में देयर आर मोर, जो जीएस है जैसे जियोग्राफी है, फिजिक्स है, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस। वो कंसेप्ट को लेके कैसे भी ट्रिकी क्वेश्चंस बना सकते हैं, जो कि हो सकता है बच्चों से सॉल्व ना हो। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरा जब था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए थे जो सॉल्व नहीं हुए थे। बट द मेन रियलिटी इज अनलेस एंड अनटिल यू नो द कॉन्सेप्ट, फिर आपका सब कुछ हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो या यू कैन क्लियर इट, और कॉन्सेप्ट सब लोग पढ़ाते हैं। तो जो भी आपने सोर्स पकड़ा है उस पर स्टिक टू द सोर्स, और उस पर फेथ रखना है। और एनडीए एक ऐसा एग्जाम है, मैं मानता हूँ कि यू डोंट नो हाउ क्लोज यू आर टुवर्ड्स सक्सेस। कई बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैं खुद बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कितना और पढ़ना है, इतना पढ़ रहा हूँ हो नहीं रहा, या फिर डिप्रेशन हो रहा है, या फिर ये क्वेश्चन है ये सॉल्व नहीं हो रहे, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अच्छी जैसे एकेडमी में था तो कई बार टेस्ट होते थे, जो मॉक टेस्ट होते थे, उसमें अच्छी रैंक नहीं आ रही, या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो ऐसे बार बार टीचर्स पे जाके डाउट क्लियर करवाना, और फिर ऐसे डिप्रेशन जो आता था उसको जो सॉल्व करना, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू केपेबल फॉर द एनडीए प्रिपरेशन। और एनडीए प्रिपरेशन सिर्फ एनडीए के लिए सिर्फ एक रिटन पास करना नहीं है, वो आपको सिखाती है हाउ कैन यू ओवरकम फेलियर्स। जब कोई ऐसी चीज़ पढ़ो जो आपने नहीं पढ़ी, एकदम नहीं है, उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो, वो चीज़ आपको सीखना आ जाता है कैसे। और वो जैसे आप सीखते हो तो दैट इज़ व्हाट मेक्स यू बेनिफिशियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी ट्रस्टेड सोर्स एंड स्टिक टू द सोर्स, और हो जाएगा। फिर तो ये है। फाइन। सो इन दिस होल प्रोसेस सेंचुरियन के ऊपर रिसर्च करके हाउ डिड यू कम टू अस, और कैसे डिसाइड किया नहीं आई हैव टू कम, एंड व्हेन डिड यू जॉइन सेंचुरियन, एंड आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा यहाँ पर? तो मैम मैं पहली बात तो मैं 3 अटेम्प्ट देने के बाद मेरा ये तो श्योर हो गया था कि मेरे को गाइडेंस चाहिए। 3 अटेम्प्ट ना होना इसका मतलब ये है यू आर लैकिंग समथिंग। तो और वो एंड 3 बार हुआ है तो या इट इज़ मेजर व्हाट यू आर लैकिंग, वो से छोटा मोटा नहीं है। तो मेरे को गाइडेंस चाहिए था, स्ट्रिक्ट गाइडेंस चाहिए था। तो ऑब्वियसली बात मैं अकेडमी, और मेरे को अकेडमी ऐसा था क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता था। मेरे को अकेडमी भी ऐसी चाहिए थी जो मेरे को बेस्ट थी, मेरे को बेस्ट अकेडमी चाहिए। तो मैंने गूगल पे देखा, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, रिव्यूज़ पढ़े, हर एक अकेडमी के रिव्यूज़ किए, उनको कॉल करके मैंने पूछा, तब मेरे को सेंचुरियन के बारे में पता चला। अब मैं राजस्थान से हूँ तो है अकेडमी थी लखनऊ में, सो या इट्स क्वाइट फार, बट जब ये वही है, जब आपकी जो डेस्टिनी होती है वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाती है। तो ऐसा ही था, फिर चाहे कुछ भी हो मेरे को करना था, तो फिर तो लखनऊ में हो, फिर चाहे तमिलनाडु, मेरे को जाना तो था ही। तो फिर मैंने कॉल किया, मैंने प्रोसेस पता किया, रिटर्न का कैसा है, एसएसबी का कैसा है। फिर मैंने पापा को बताया, पापा माई डैड वॉज क्वाइट फार, सो बात ही होती थी, तो बताया पापा को कि कैसा क्या है, मम्मी को बताया। शुरू में तो उनको लगा कि हाँ यूपी जाएगा, थोड़ा वो है पहली बार। बोले ठीक है, लेकिन कोई ना, पापा में सपोर्टिव कि हाँ जा बेटा पढ़ कर, लास्ट अटैम्प्ट है, सपना था। तो मैं बोला ठीक है, बिकॉज आई वॉज फोकस्ड, मेरा क्लियर था कि हाँ मेरे को करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो दैट वो मोटिवेटेड मी, और इसलिए फिर मैं सेंचुरियन आया, और रिटर्न प्रोसेस के थ्रू मैं गो थ्रू हुआ। जो मेरे को मेन चीज़ चाहिए थी कि मैथ में मेरा जो कोविड में गया था वो मेरे को सीखना था, और जो क्वेश्चन में डाउट थे वो डाउट भी क्लियर करने थे। क्योंकि जब तक टीचर आपके सामने नहीं है, वो आपको समझा नहीं देता, आप वो चीज़ ऑनलाइन से नहीं सीख सकते जो आपको प्रैक्टिकल से, नहीं तो फिर स्कूल जाने की जरूरत ही क्या थी। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे मिली, प्रैक्टिकल गाइडेंस मिली, डाउट क्लियरेंस मिला, जिसने काफ़ी हेल्प किया मेरे को। और जो मॉक टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट में इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि आपको टाइम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड आ जाती है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में आप कितना टाइम डिवोट करना है वो नहीं पता चलता आपको। वो चीज़ सीखने आ गई, और जब वो चीज़ समझ में आ गई तो पेपर तो आराम से फाइट हो गया। पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं आई। बात आई एसएसबी की, एसएसबी मेरे फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एंड लास्ट था मैं एसएसबी डू और डाई सिचुएशन। दिस इज वेरी, मतलब इनकी स्टोरी में ये बड़ी अच्छी बात है कि 4 अटेम्प्ट्स में एक लास्ट क्लियर भी हुआ, तो दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट। तो ना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस, ना कुछ, फ्रेशर की तरह जाना था एंड जस्ट फाइट करना था। अब ये बताइए मुझे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे तैयारी कर रहे थे आप? हाँ तो मैम एसएसबी मैं जैसे कि बताया एकदम नया था, एसएसबी के बारे में सुना था। और क्या है कि बच्चे एसएसबी प्रिपरेशन बाद में करते हैं, उसके मिथ उसके बारे में पहले सुन लेते हैं कि कितना हाई फाई होता है, इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग करते हैं। तो एक माइंडसेट बन जाता है सबके, मेरे मन में माइंडसेट था कि काफ़ी मुश्किल होता है। तो लेकिन जब यहाँ पे आया तब इतना मुश्किल लगा नहीं मेरे को, टू बी ऑनेस्ट।
क्योंकि स्टार्टिंग जब स्क्रीनिंग प्रोसेस हुई, स्क्रीनिंग प्रोसेस मुश्किल है यहाँ पे एकेडमी में, क्योंकि यहाँ पे हम एक साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों को टैकल कर रहे होते हैं, जो कि इवेंचुअली बेनिफिशियल है। आपको बताता है कि क्योंकि जितने लोगों को आप यहाँ पे टैकल करते हैं उससे कम ही आप एसएसबी में टैकल करते हैं, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते। और क्योंकि वो आपका एक लिमिट बन, जैसे मैं एक बार जब मैं यहाँ पे रिकमेंड हुआ था एकेडमी में, जब मेरे को स्क्रीन इन कर दिया था, तो उस टाइम पे मेरा जो बैच था उसमें 30 स्टूडेंट्स थे जो जीडी कर रहे थे एक साथ, उसमें मैं स्क्रीन इन हो गया था। तो एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब अगर 30 लोग आ गए तो हाँ मैं हैंडल कर लूंगा। और एसएसबी में आपके सिर्फ 15 लोगों का ग्रुप बनता है। सही बात है। तो वो मेरे को टैकल करना आ गया था, तो स्क्रीनिंग आराम से हो गई थी, ओआईआर भी हो गया आराम से। जब उसके फिर बाद में साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू और जीटीओ की बात आती है, तो एयरफोर्स में एएफएसबी में साइकोलॉजिकल टेस्ट उसी दिन हो जाता है। और यहाँ पे जो डोजियर किया था उसमें, और जो शिशिर सर थे जो साइकोलॉजिस्ट, वो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि अगर आपके सामने टैट में पिक्चर आ जाती है तो आपको पिक्चर को एसेस कैसे करना है, कितने एक एक्टर्स हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, मूड और सराउंडिंग के हिसाब से कैसे स्टोरी बना सकते हो, और स्टोरीज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि अच्छी स्टोरी बनती हैं। तो सभी, अब मेरे क्या है, क्यूरियोसिटी थी, मेरे को ये था कि हाँ स्टोरी तो मेरे को अच्छी बनानी है, कुछ भी हो जाए। तो मैं एक स्टोरी बनाई, सर ने दिखाई फ़ोटो, मैंने स्टोरी बना दी। मैंने असेस करवाई सर से, सर बोले कि ठीक है अच्छी है बट और बेहतर हो सकती है, ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने वो प्रॉब्लम देख के उसी फोटो पे एक अच्छी स्टोरी बना दी। सर बोले कि हाँ अब ये परफेक्ट है। तब मैंने देखा कि हाँ ये स्टोरी ऐसी, इसको परफेक्ट बोलती है, ये परफेक्ट है। तो प्रोटोटाइप हो गया मेरा। और फिर आगे जो भी मैं स्टोरी बनाता, फॉर्मेट वो पहली वाली स्टोरी का होता कि मेरे को ये चीज़ें इंक्लूड करनी है इसमें। तो फिर वो सारी स्टोरीज परफेक्ट बनने लग गई। तो टैट मेरा ऐसे हो गया। वैट की जब बात आई, तो वैट में क्या है, वर्ड में आपको वर्ड पे सेंटेंस बनाना होता है। तो अब ये दिक्कत था कि नेगेटिव वर्ड आ जाए तो क्या, तो अलग अलग टेक्निक होते हैं जो सिखाई गई। जैसे कोई नेगेटिव है तो आप उसका सॉल्यूशन दे के कोई बना लो। कि अगर कोई आपका हेटेड है तो हेटेड का आप लिख सकते हो कि लव ओवरकम्स हेटेड, तो ये सॉल्यूशन दे के आपने ओवरकम कर दिया और सेंटेंस भी बना दिया। तो ऐसे अब आपको लिस्ट अगर मिल जाए, तो हमारी जो बुक थी रणनीति, उसमें 200 नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट है। तो वो काफ़ी बेनिफिट हो गया कि एक तो टाइम कंस्ट्रेंट के साथ अगर आप हर एक नेगेटिव वर्ड पे सेंटेंस बना लेते हो तो बेनिफिट दे जाता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में बेनिफिट आ गया मेरे पास। अब बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में यहाँ पे इतने सारे वो थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, फिर चाहे वो ब्रिगेडियर आरपी सिंह हो, कर्नल शर्मा सर हो, कर्नल प्रमोद सर हो, या फिर खुद शिशिर सर हो। सबसे इंटरव्यू जब लगा था मेरा आरपी सर सबके साथ लगा था, तो आरपी सर से जब लगा था तो मेरे को पता चल गया कि पहला इंटरव्यू सबका ख़राब जाता है, मेरा बहुत ख़राब गया था। मैं भी अलग अलग रिस्पांस दिए थे, सिविलियन बैकग्राउंड था तो पता नहीं चल कैसे कैसे रिस्पांस देने। फिर से क्या है कि सर ने इंटरव्यू के बाद हमें बताया कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा था या कैसे देना है। तो वो चीज़ सीख ली मैंने। और वो सब सीखने के बाद कि डिलीवरी कैसे होती है, या फिर किसी ऑफिसर से बात कैसे करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी काउंटर क्वेश्चन हो, क्योंकि आप कोई भी आंसर दे रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप जो भी बोलोगे वो आपका बेस है, क्योंकि आपने वो बोला है। आगे वाला पर्सन कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम व्हाट यू हैव सेड, तो यू हैव टू बी प्रिकॉशियस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। तो वो चीज़ भी एक बार ध्यान में, एक बार दिमाग में चलती रहती है कि मैं जो बोलूँगा उसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं हो जाए, या फिर आप अपने पीआईक्यू में जो लिख रहे हो उसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं हो जाए। तो वो सब पीआईक्यू में एकदम अच्छे से लिखना कि हर एक चीज़ जो भी आप लिख रहे हो उसके ऊपर आप ऑलरेडी 5 क्वेश्चन सोच के रखो कि हाँ इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे पे। अगर आप उन सब के आंसर्स पहले से रेडी करके जाओ तो हाँ वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी दिख जाता है कि या ही इज़ एक्चुअली सीरियस एसएसबी को लेके, क्योंकि प्रिपेयर होके आया है। तो वो आपको इवेंचुअली ऐड ऑन करता है। तो ऐसे मेरा इंटरव्यू चला गया। और जब बात आती है जीटीओ की, जीटीओ में व्हाट आई बिलीव इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज द की। अगर आपके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, यू कैन टैकल जीटीओ आराम से। और जीटीओ अच्छा अगर आपको जाता है तो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि जीटीओ आपके साथ 2 दिन तक रहता है, वो आपको हर एक एंगल से ऑब्जर्व करता है। तो अगर जीटीओ ने आपको रिकमेंड कर दिया कि या यू हैव टू क्लियर एसएसबी, आप रिकमेंड होने हो, तो आपका रिकमेंडेशन काफ़ी श्योर हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जीडी आपका हो जाता है, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स हो जाते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लेक्चर रेट आपका आराम से निकल जाएगा। तो और फिर उसके बाद में ये सब चीज़ करते हो, जीडी से आपकी कम्युनिकेशन हो गई। और जब पीजीटी या फिर ग्रुप टास्क में आपका जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, वो आपको ग्राउंड में जाके ही हो सकता है, जब आप एक्चुअली उन चीज़ों के साथ अप्लाई करो, फलक्रम बनाओ, ये सारे प्रैक्टिकल करो, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में आपका स्टैमिना हो, एंड्योरेंस हो, तभी कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ जब मेरे को यहाँ प्रैक्टिकली करने को मिली, तो ऑब्वियसली बात है उसने मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस किया, और इवेंचुअली वो हुई भी। और वहाँ पे जाके जैसा सीखा वो मैंने अप्लाई किया, और
इट वाज ऐसा ऐसा नहीं था कि हाँ अरे ये तो देखा ही नहीं था या फिर अब इसको कैसे करना है, वो सब ठीक था. इट अ नॉर्मल काम एंड इजी प्रोसेस जो कि आराम से एसएसबी मेरा हो गया. बढ़िया. सो हम यहाँ पर ना एक टैगलाइन यूज करते हैं फॉर अवर एसएसबी, इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस. तो डू यू बिलीव दैट वी डिलीवर दिस? हमारे जो पैनल है ऑफ द एसएसबी, आपको ये फील हुआ ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग कि हाँ यार इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पर? मतलब गिव योर जेन्युइन, यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, व्हाट इज योर से ऑन दिस? यस मैम, इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कि मैंने देखा है यहाँ पे. बिकॉज मैंने कई बार है कि इंटरव्यूज़ यहाँ पे कई बार रात को 10-10, 11-11, 12 बजे तक भी चलते थे. खुद से सर लेते थे इंटरव्यू, क्योंकि अनलेस अनटिल किसी के डाउट, कोई भी अगर बंदा एक डाउट लेके दिमाग में जाता है, तो जब तक वो घर पहुंचता है उसी डाउट को लेके 10 डाउट हो जाते हैं उसके दिमाग में. सही बात है. तो वो एक डाउट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो आप वो सेटिस्फाई नहीं होता. तो वो एक डाउट बच्चे का क्लियर होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे हुआ. फिर चाहे वो टैट को लेके या फिर स्टोरी को लेके कोई किसी भी तरह का डाउट हो. और एक चीज़ जो है जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी यहाँ की, वो ये कि ठीक है, अगर आपको क्लास में टाइम, क्योंकि क्लास में 100 बच्चे होते हैं, सभी के डाउट एक क्लास में सबके डाउट होना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल है भी नहीं वो. तो आप एक चीज़ जो कर सकते हो वो कि आप, सर बोलते थे कि उनको व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट करके आप उनको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप पे सर रिप्लाई देते थे. फिर चाहे वो ऑडियो में हो, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है. तो आपके डाउट्स तो आपके हर बार क्लियर हो जाएंगे. फिर चाहे वो एसएसबी रिलेटेड हो, चाहे एसएसबी के बाद सीपीएसएस रिलेटेड हो, तो वो सारी चीज़ें पर्सनलाइज गाइडेंस थी और इंडिविजुअल भी थी. क्योंकि सर आप जो डोजियर होता है, डोजियर आपका इंडिविजुअल असेसमेंट होता है, आपकी हर एक स्टोरी की मतलब आपकी गलतियाँ कहाँ हैं वो बताई जाती है, आपने किस तरह बेहतर बना सकते हो वो बताई जाती हैं. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, जो कि एसेंशियल है एसएसबी के लिए. बढ़िया. सो अब बात करते हैं फ्लाइंग की. सपना देखना उड़ने का और सच में उसको पूरा करना, राइट? उसका मज़ा ही अलग है. तो जब सीपीएसएस की आप तैयारी कर रहे थे, एंड दैट इज वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट, तो डू डाई सिचुएशन अगेन वही वाली होती है उसमें. अब आपके साथ तो सारी चीज़ें वही थी, डू और डाई. सो नाउ इधर प्रैक्टिस करके आप सारे गए थे, सारे आप नोट्स वगैरह सब रेफर करके गए, बट एक्चुअल में जब उधर परफॉर्म कर रहे थे, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वहाँ पर? जो कैंडिडेट्स इस बार एनडीए 152 कोर्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं और फ्लाइंग के लिए अपना अप्रोच करेंगे या प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करोगे, एंड व्हाट इज़ द माहौल ओवर देयर? एक जनरल लेवल में आप अगर 1 से 2 मिनट में ब्रीफ कर पाएँ स्टूडेंट्स को, तो बताइए. सीपीएसएस जो है वो 2 पार्ट में होता है. फर्स्ट इज द कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सेकंड इज साइकोमोटर बैटरी टेस्ट. साइकोमोटर में जिसमें आपको कॉकपिट में बिठाएंगे एंड देन यू हैव टू प्ले गेम्स बेसिकली. और फर्स्ट इज जो कॉग्निटिव एप्टीट्यूड है, उसमें आपके आगे स्क्रीन होगी और आपको बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यू करने पड़ेंगे. उसमें भी आपके आगे फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे. आपको जो मेरे को अच्छी चीज़ लगती है इसकी, कि आपको पहले सब कुछ अच्छे से ब्रीफ किया जाता है. सीपीएसएस होने वाला होता है तब भी, कि कैसे क्या ये इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसमें इंस्ट्रूमेंट में ये शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, या फिर अगर की मतलब जो इंडिकेटर ऊपर जा रहा है तो इसका क्या मतलब है. तो उसके बेसिस पे आपको फ्लाइट की या फिर एयरक्राफ्ट की ओरिएंटेशन बतानी होती है ऑप्शन में से. तो वो इतना आसान होता है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं. और बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जो कि हम OAR में करते हैं. वो सारे क्वेश्चन होते हैं कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में. जो पहला होता है हमारा जो कॉग्निटिव एप्टीट्यूड हुआ था, उसमें सभी ने क्वालिफाई कर लिया था. कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता. दैट एवरीबॉडी डज. या दैट एवरीबॉडी डज. और हमारे केस में तो सिर्फ मैसूर से रिकमेंड हुए नहीं, जो गांधीनगर से रिकमेंड हुए थे वो भी सीपीएस देने आए, क्योंकि सीपीएस गांधीनगर में नहीं है. हाँ, समटाइम्स वो कंबाइन करा देते हैं एक बार. तो हमारे साथ हुआ था. तो हम अप्रॉक्सीमेटली 20 लोग वो दे रहे थे कॉग्निटिव एप्टीट्यूड से, और वो सभी ने क्वालिफाई कर लिया था. तो उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, वो आसान होता है. बात आती है साइकोमोटर बैटरी टेस्ट. उसमें वो भी आसान होता है. फर्स्ट थिंग इज़ आपको कभी भी एज्यूम करके नहीं चलना है कि हाँ ये मुश्किल है, ये आसान नहीं. आपको एक जनरल अजम्पशन लेके चलना है, हाँ आसान है और सभी कर सकते हैं. और साइकोमोटर बैटरी टेस्ट में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है. फर्स्ट इज यू हैव अ जॉयस्टिक इन फ्रंट ऑफ यू, और पैर पे आपके पेडल रहेंगे. जॉयस्टिक से आपका कर्सर ऊपर नीचे ही मूव करेगा, और पेडल से लेफ्ट और राइट मूव करेगा. अब हम जब गेम खेल रहे होते हैं तो ज़्यादा कई बार क्या होता है कि जब स्ट्रेस में होते हैं हम या फिर टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से
हमें अगर कर्सर को लेफ्ट में भी लेके जाना है और ऊपर भी लेके जाना है तो हम जॉयस्टिक को ही टिल्ट कर देते हैं। वो आदत में वो होता कई बार ऐसे हो जाता है तो, और पेडल भूल जाते हैं क्योंकि आदत नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कई बार पूरी जॉयस्टिक को ऐसे घुमा देते थे। बचपन में वो 1 रुपए सिक्के डालने वाली गेम में तो राइट लेफ्ट सारा एक ही सब जॉयस्टिक पूरा से हो घुमा जाता देते था। थे। हाँ वैसे ही। तो सेम ऐसा था। अब बट उस टाइम पे आपको अपना पेशेंस रख के काम रह के और गेम खेलने होती है क्योंकि आपको 3 ट्राई मिलती हैं और उन 3 ट्राई में भी जो आपका बेस्ट स्कोर होता है जिस भी ट्राई में वो कंसिडर किया जाता है। और ऐसे लगभग 10-12 गेम्स आपको खेलने को मिलते हैं। और जब आप जो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब आप वो गेम खेल रहे होते हो तब आपको लगता है कि हाँ मैं इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहा, बट जितना आपको लगता है कि जितना मुश्किल वो है उतना ही कम उसका कट ऑफ भी जाता है। तो नॉर्मल अगर आप एवरेज भी दे रहे हो देन ऑल्सो या यू विल बी एलिजिबल, क्योंकि एज इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ कोई एवरेज बंदा है तो ऐसा नहीं कि हम वंस इन अ लाइफ टाइम किसी भी चीज़ को एकदम उसकी कट ऑफ एकदम हाई कर दें और वो वंस इन अ लाइफ टाइम हो, फिर तो कोई नहीं कर पाएगा। तो इसकी कट ऑफ भी कम रहती है। तो आपको बेसिक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या तो कोई ड्राइविंग करता हो, बाइक चलाता हो, कार चलाता हो, तो उसको आ जाएगा कोऑर्डिनेशन, या फिर आपने प्रैक्टिस किया हुआ हो। अब मैं तो प्रैक्टिस करके गया था यहाँ पे, तो मेरे को तो आइडिया था कि कैसे क्या होने वाला जॉयस्टिक से। बाकी अगर आप पेशेंस रह के और फिर कोऑर्डिनेशन आराम आराम से भी करते हो तो आपका हो जाएगा, इतना कुछ हौच पौच या फिर बड़ी चीज़ नहीं है। सो फाइनली रिकमेंडेशन के बाद में मदर फादर को जब आपने इन्फॉर्म किया, राइट, फादर क्या करते हैं आपके? माय डैड इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फाइन। सो उनको जब इन्फॉर्म किया तो उनका क्या रिएक्शन था? तो मैम मैंने CPSC जस्ट होने के बाद ही हमें फ़ोन मिला था। तो मैंने पापा और मम्मी को कॉल किया तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। लाइक इवन मेरे पेरेंट्स मेरे को थैंक यू बोल रहे थे कि यार बहुत अच्छा काम करते, तो वो मेरे को थैंक यू, हमें प्राउड फील कराया। हाँ। तो थैंक यू सो मच। तो वो एक अच्छी क्योंकि वो मेरे साथ पहली बार हुआ था, तो वो खुशी देख के मम्मी पापा के, क्योंकि अभी तक जो भी किया है वो मम्मी पापा के लिए किया है और जो आगे करूँगा वो भी मम्मी पापा के लिए ही होगा। तो एक वो जो चीज़ है, और जो आप, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, हार्ड वर्क करते हो, डिप्रेशन कई बार आ जाता है कि हाँ हो रहा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर आगे क्या करेंगे। तो बट वो सब चीज़ें असाइड करके जब आप सिर्फ हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट करते जाते हो इवेंचुअली आपको, जब आप हो जाते हो रिकमेंड, उसकी स्माइल आप मम्मी पापा के मुंह पे या फिर उनका जो फीलिंग देखते हो आप, तो देन यू गेट टू नो या वट एवर हार्ड वर्क और अमाउंट ऑफ एफर्ट यू हैव पुट इन, दैट इज वर्थ द फीलिंग विच यू गेट एंड द स्माइल यू हैव इन योर पेरेंट्स फेस। वो जो भी स्टूडेंट्स है, माता पिता के चेहरे पर मुस्कान मतलब मुकम्मल हो गया, हाँ, है ना, सब चीजें हासिल हो गई हमें। So now, at a very young age, एक एक गेस्ट ऑफिसर, अब सब चीज़ें, मतलब एवरीथिंग इज वेरी फिट इन योर लाइफ। फ्रेंड्स देखते होंगे तो बोलते होंगे यार तुमने बहुत बढ़िया किया, है ना। यू एक्चुअली एक रोल मॉडल की तरह यू हैव कम आउट इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिटी जहाँ आप हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी जो लोग आपको जान रहे हैं। सो नाउ व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? लाइक NDA ज्वाइन करना, उसके बाद में क्या थॉट लेके चल रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है माइंड में? हम एक तो NDA ज्वाइन करने के बाद इज कि हाँ जो भी सिखाएंगे सब कुछ सीखना है और किसी भी चीज़ को मिस आउट नहीं करना। जितना कर सकते हैं NDA में वो सब करेंगे और मज़े भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। और जैसे मैंने जाना है कि हाँ NDA में आगे जाके 6 टर्म्स को अलग अलग पोस्ट अलॉट होती हैं, कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या फिर कंडक्टर की वो एकेडमी में, जैसे स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल वैसे पोस्ट होती हैं। तो वैसा एम हमेशा रहेगा कि हाँ मैं उस ऊंची पोस्ट पे जाऊं और एटलीस्ट वो, क्योंकि एक वो मेडल यहाँ पे यूनिफॉर्म पे लगने पे वो सबका सपना होता है। मेरा भी सपना है कि ND के यूनिफॉर्म पे लगे, फिर चाहे वो फिर ND के बाद एयरफोर्स एकेडमी में वहाँ पे अच्छे से फ्लाइंग करना, और फिर कोई भी मिले मेरे को, चाहे फिर हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर या फिर ट्रांसपोर्ट, आई एम फाइन फॉर एनीथिंग। तो वो करना, और फिर अपने साथियों को हमेशा लेके चलना, दोस्तों को हमेशा साथ रखना और आगे बढ़ते रहना, कभी रुकना नहीं है। और जो भी आगे के फ्यूचर एंडेवर्स होंगे उन सबको हंसते खेलते अच्छे से, जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको डील करना, बस यही है। बहुत बढ़िया। सो देखा आपने ऑल इंडिया रैंक 48 का सफ़र, और हमने बहुत चर्चा करी, मेजरली 3 अटेम्प्ट्स के ऊपर चर्चा करी, प्लस इनकी जर्नी के ऊपर भी, ताकि आप सबको ये पता लग पाए कि स्ट्रगल बहुत होता है। एंड व्हाट इज अल्टीमेटली स्ट्रगल, ये जो हमारे फेलियर्स होते हैं यही स्ट्रगल है। कुछ लोग
बाहर से आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, मनपसंद खाना नहीं मिलता, मम्मी का बना खाना नहीं मिलता है, या आपको कभी पानी की दिक्कत, कभी कुछ, दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रगल. और स्ट्रगल कहाँ से आता है, राइट? सो एनीबडी हु इज वॉचिंग आउट द बैटिकी विद मी गुरकीरत ऑफ ऑल इंडिया रैंक 48, होप आप अंदाज़ा लगा पाए कि कैसे होता है सफ़र और आप मोटिवेट हो पाए आज के हमारे इस टॉक शो से. अच्छा, जाते जाते कोई मेमोरेबल मोमेंट बताएंगे क्या हर्ष? एसएसबी में हो, सेंचुरियन में हो, या कुछ ऐसा कोई ह्यूमरस मोमेंट जो शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा अच्छा रहा? या कभी डांट या वो कभी पनिशमेंट मिली हो एकेडमी में सर से, या कुछ ऐसा प्रिपरेशन के दौरान? बिकॉज आजकल तो ट्रेंड चला है, जो गलती करता है उसको पनिशमेंट और ये सब मिलता है. क्या इट इज अगेन वो एंजॉय, बिकॉज अब आप एनडीए जा रहे हो तो पनिशमेंट रगड़ा पट्टी के लिए तो यू हैव टू बी रेडी है, उसका अपना मजा है. हाँ, तो मैम एक चीज़ जो एसएसबी में हुई थी, जो चीज़ ने काफ़ी मदद भी की, वो एक्चुअली क्या है कि स्क्रीनिंग के टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग में ओआईआर हो गया था. तो ओआईआर उस टाइम पे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे, तो ओआईआर में वो थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी. फिर लेकिन जब पीपीडीटी में क्या है कि सर ने एक चीज़ बोली थी कि जब वो ऐसे बोलने की, जो कि जेंटलमैन यू हैव लास्ट 30 सेकेंड्स, जीडी में यू हैव लास्ट 30 सेकेंड्स टू अराइव एट अ कॉमन ग्रुप स्टोरी. तो जब टाइम कंस्ट्रेंट आता है, जो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि चलो अब 30 सेकेंड बचे हैं, अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बोल देते हैं ताकि असेसर्स देख लें कि हाँ इसके पास पॉइंट है. अब वो चीज़ हमें सर ने बताई थी कि जब भी ऐसा बोलेंगे 30 सेकेंड्स, देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि अब वो 30 सेकेंड्स में, क्योंकि उन्होंने अब टाइम पेनल्टी डाल दी है, तो अब वो ये बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो टाइम इस कंस्ट्रेंट में दूसरों की बातें ना सुनते हो, जो कि ज़्यादा चिल्लाते हों, ताकि वो उनको वॉश आउट कर सकें. तो मेरे को जैसे पता था तो मैं आई केप्ट काम. और इनफैक्ट मैंने उस टाइम पे क्या किया था कि एसएसएस को दिखाने के लिए थोड़ा मासूम बन के मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि हाँ मैं कुछ बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, बट भीड़ भाड़ और शोर शराबा इतना है तो मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा. तो मैंने एक्ट किया कि मैं आधा वर्ड बोला, फिर मैं से चुपचाप बैठ गया, ताकि उनको लगे कि हाँ बोलना तो चाह रहा है बेचारा, लेकिन बोलने नहीं दे रहे. और जो बोल रहे हैं फिर उनको बाहर कर दें. और फिर उसके बाद मेरा चेस्ट नंबर 134 था स्टार्टिंग में. तो फिर जब 132 बुलाया तो 132 के बाद या तो 33, 34 या फिर 34 क्रॉस ही होगा, बोलेगा ही नहीं. तो मैं आँख बंद कर ली थी. फिर जैसे ही बोला 134, तो एक बार तो मैं सोचा कि क्योंकि वो बोल रहे थे, किसी 132 को बोला, फिर वो बोला यस सर. तो 134 जैसे बोला तो कोई यस सर बोला नहीं. फिर बाद में मेरे को पता चला मेरा ही 134 है. तो मैं बोला यस सर हर्ष कटारिया. फिर डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई बताया. तो फिर नया चेस्ट नंबर अलॉट हुआ. और कोइंसिडेंस ये है कि मेरा रिकमेंड मतलब स्क्रीनिंग होने के बाद चेस्ट नंबर था, वो भी 48 था. मेरा रैंक भी 48 आई है. बहुत बढ़िया. मुझे लगता है कि रिकमेंडेशन की खुशी तो होती है, लेकिन जो स्क्रीन इन होने की खुशी है ना, वो एक अलग लेवल की होती है. बिकॉज दैट सुकून हो जाता है कि चलो अब एटलीस्ट मौका तो मिलेगा ना परफॉर्म करने को. Well said. So with this, we've come to the end of this wonderful बैठकी with All India Rank 48. Oh, बहुत कुछ सीखा होगा आज आपने. मैंने खुद बहुत कुछ जाना, सीखा, और बहुत मुझे भी मोटिवेशन लगता है जब I talk with the toppers, communicate करती हूँ, उनकी strategies जानती हूँ और आप सबके साथ में share करती हूँ. With this, stay tuned. I'll be upcoming with certain more videos with new toppers and All India Rank holders. Till then, thank you so much. Namaskar and Jai Hind. इस दिवाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लेकर आई है आपके लिए बेहतरीन ऑफर. जी हाँ, अब पाइए इस दिवाली सभी रिटन ऑफलाइन कोर्सेज पर 20% की छूट, जो कि सिर्फ वैलिड है भाई दूज तक. तो बिना किसी देरी के अभी कॉल करें 9795977776 पर. क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का. स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ, कॉन्फ्रेंस, सीपीएसएस का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट एसएसबी पैनल मेंटर्स से, और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग एसएसबी के लिए.